हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई क्लासेस ऑफिशियल। होली बात पाई क्लासेस इस ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका शाहरुख सर आज फिर लेकर के आ गए क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर है। उसका लेक्चर 6 लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी संख्या को भाज्य संख्या बोल सकते हैं और कैसे किसी संख्या को भाज्य संख्या नहीं बोला जा सकता है। इस वीडियो के आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसी भी दशमलव संख्याओं को p बटा q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वे सभी से मैं एक गुजारिश करूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे किसी संख्या के इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा और कैसे किसी संख्या की इकाई का अंक 5 पर समाप्त होगा। उस वीडियो के लास्ट में हमने ये चीजें बताया था कि नेक्स्ट वीडियो यानी 6 लेक्चर में यहां से हम लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको बताना है कि ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या है या नहीं है। ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है या नहीं है, और ये चीजें भी बताना है कि यदि भाज्य है तो ये क्यों है, उसका कारण भी आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। यदि इस भाज्य और अभाज्य संख्या से संबंधित वीडियो अगर आपको पूरा डीपली चाहिए तो मैं आप सबको राय दूंगा कि मेरा फर्स्ट लेक्चर यानी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख ले, उसमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग भाज्य संख्या किसको बोलते हैं जान लेते हैं इसको, और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। जैसे कि ये 6 जो है वो हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, और 3 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि 6 और 3, 6 को देखेंगे ये क्या है, भाज्य संख्या, ये 3 जो देखेंगे ये क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि 6 के फैक्टर के बात करें, गुणनखंड के बात करें, तो गुणनखंड क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 के बात करें कि 3 का गुणनखंड बताइए, तो 3 का होगा 1 और क्या होगा, 3। यानी इस दोनों एग्जाम्पल से आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट रूप से पता चलता होगा कि यदि कोई संख्या अभाज्य है तो उसका गुणनखंड जो है वो सिर्फ 2 ही को होता है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, यदि उसका आप फैक्टर निकालेंगे, यदि उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही को, सिर्फ और सिर्फ 2 ही को गुणनखंड आएगा। यदि कोई आपके पास भाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक आएगा, वो 2 से क्या आएगा, अधिक आएगा। यदि इसमें से हम एक भी हटा दें, यदि हम इसमें से एक को हटा दें तो आपको सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलेगा, और इसमें से यदि आपको एक को हटा दें तो आपको 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिल सकता है। तो यानी कि आपको ये चीज पता होगा कि यदि आपको भाज्य संख्या बोलना है, भाज्य संख्या कहना है, तो उसमें बस ये चीजें देखना है कि भाज्य संख्या तब हो सकता है जब उसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक को छोड़ करके एक ही गुणनखंड है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ये जो है क्वेश्चन 7 है, 11 है, 13 है और प्लस क्या है, 17 है। 7 है, 11 है, 13 और क्या है यहाँ पे, 17 है। इसमें एक क्वेश्चन गलती है, ठीक है ना। यहाँ जो 7 है ना, यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, 13 होना चाहिए। ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये 7 नहीं 13 होना चाहिए।
यहाँ पे 13 होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 11 है, 13 है और प्लस में क्या है 13 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी सवाल है यहाँ से यहाँ तक आपको गुणा के रूप में मिलेगा, और यहाँ इसके बाद जब आप देखेंगे ना तो ये प्लस के रूप में दिखाई देगा। यानी कि आपको पढ़ाया गया है, यदि आपके पास जब भी ऐसा सवाल हो तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें से जो भी चीजें आपको सेम दिखाई दे रहा है, जो भी आपको गुणनखंड दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब इस संख्याओं में देखिए कौन सी संख्या है जो कॉमन निकल सकता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें से 13 जो है उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए 13 को ही क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यदि आप 13 को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको और सिर्फ क्या बचेगा, 7 और 11 बचेगा। 7 और क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ से यहाँ तक आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 13 निकालने के बाद 7 और क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। और इसमें अगर 13 को निकाल लिए हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे जो कॉमन निकालने वाला संख्या हो। उसके बाद इसको बनाएंगे, 13 को 13 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 11 में 7 से गुणा करें 77 हो जाएगा। आप +1 को ऐड करेंगे, +1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब +1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 13 के 13 हो जाएगा और 77 एक कितना हो जाएगा, 78। अब ध्यान दीजिए, इसके अंत में आप ध्यान देंगे ना तो ये जो है 13 है और क्या है, 78 है। 13 और क्या है, 78 है। ये 13 और 78 है, यानी कि आपके पास इसका गुणनखंड कितना आया है, 2 आया है। गुणनखंड कितना आया है, 2 आया है। गुणनखंड 2 आया है। अभी वीडियो के शुरू में ही हमने क्या बताया आपको कि यदि गुणनखंड 1 को छोड़ दिया जाए और सिर्फ गुणनखंड 1 ही आ रहा हो, गुणनखंड कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, अभाज्य है। यदि 1 को छोड़ करके और 1 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हो क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कितने संख्या दिखाई दे रहा है, 2, और ये दोनों क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। इसीलिए जब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 2 गुणनखंड है इसका। जब 2 गुणनखंड है तो किसी भी भाज्य संख्या में 2 और 2 से अधिक ही क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसीलिए ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यह क्या है, भाज्य है। ये जो संख्या क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है ये भी बताना है। ये इसलिए भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड 2 आया है, 2 आया है। हो गया, क्वेश्चन बन गया। इतना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, तो बस देखना है क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रहा है, इस कॉमन चीजों में से आपको निकाल देना है। और इसके बाद लास्ट में अंत में आपको देखना था कि एक गुणनखंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी सिर्फ एक ही संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि एक संख्या नहीं मिला, 2 संख्या मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे 2 संख्या है गुणनखंड में 2 गो संख्या है, इसीलिए आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो है कितना है, 2 संख्या प्राप्त हुआ है, 2 संख्या प्राप्त है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और करते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है कि ये संख्या जो है विभाज्य है या नहीं है। व्याख्या करना है कि ये जो संख्या है एक विभाज्य संख्या है या नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन देख लीजिए इससे संबंधित आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है।
भाज्य की जगह पर ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है कि विभाज्य है या नहीं है। विभाज्य है यानी भाज्य है, दोनों बातें क्या है, सेम है। और इसका भी कारण बताना है क्यों है। सेम पैटर्न इसमें भी हम लोग अपनाएंगे और बनाएंगे। ये कैसे, किस प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाज्य है या विभाज्य हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो सब में कॉमन दिखाई दे रहा हो। इस प्लस के बाद 5 है और इसमें भी कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। इस संख्या से सबसे पहले आपको करना क्या है, 5 को कॉमन निकाल लेना है। 5 को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। 5 को इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जब 5 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 7 और बच जाएगा 6, फिर बच जाएगा 4, फिर बच जाएगा 3, फिर बच जाएगा 2 और फिर बच जाएगा 1 और प्लस में क्या बच जाएगा बाबू, 5 निकल गया तो 1 बच जाएगा। 5 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 के 5 ही उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पे 5 के 5 ही उतार देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 24 में 6 से गुणा कर लेंगे। 24 में 6 से गुणा कर लेंगे। 24 में 6 से गुणा कर लेंगे तो आएगा 144। फिर 144 में कितना से गुणा कर लेंगे, 7 से। 144 में गुणा कर लेंगे 7 से, यानी 1008 आएगा। कितना आएगा, 1008 आएगा। और उसके बाद लास्ट में प्लस क्या है, 1 है। यहाँ पे 5 है, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी आपको कितना मिला है संख्या, एगो संख्या प्राप्त हुआ है कि 2 गो संख्या प्राप्त हुआ है, 2 गो संख्या प्राप्त हुआ है। इसीलिए यह भाज्य हो गया कि क्या होगा, अभाज्य होगा या भाज्य होगा। ये संख्या क्या होगा बाबू, भाज्य होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना आया है, 2 आया है। इसका गुणनखंड कितना आया है, 2 आया है। इसीलिए संख्या क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड या गुणनखंडों की संख्या 2 है। गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 है। इसीलिए क्या होगा हमारा, भाज्य संख्या नहीं विभाज्य है संख्या है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि भाज्य है या नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसलिए 5 इसमें से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 7 और 13 बच जाएगा, 7 और 13 बच जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या बच गया, 1। 5 के 5 लिख देंगे। 13 7 91 और 1 कितना हो जाएगा, 92। यहाँ पे भी गुणनखंड कितना आया, 2 गुणनखंड आया है। इसलिए यह क्या है, यह भाज्य है। इसलिए क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना आया है, 2 आया है। क्यों लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो में है कि इसको भी आपको भाज्य बताना है। ये संख्या आपको सेल्फ बनाना है, अपने खुद से बनाना है। थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाज्य बनाना है, ठीक ना, बताना है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या है, 55 है। अब इसमें कहीं भी ऐसा संख्या नहीं दिखाई दे रहा है जो 55 है। इसलिए आप लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए 11 5 क्या जाएगा, 55। 11 5 55 और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या 13 है, उसके बाद 55 है। अब क्या हो जाएगा, 2 को 55 मिल गया तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। बच जाएगा 7 और बच जाएगा 13 और प्लस में क्या बच जाएगा, 1 बच गया। 55 के 55 हो जाएगा और 13 से 93 क्या हो जाएगा, 92। फिर आपको कितना गुणनखंड मिला है, 2 को गुणनखंड मिला है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। बस इसका मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर आपको और मिलेगा। उस लेक्चर में उसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार के बारे में तो ध्यान से देखिए, दशमलव प्रसार जिस हिसाब से मैं आप सबके सामने बनाया हूं, इस हिसाब से आपको कहीं भी
किसी भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से इसको तैयार किया हूँ जिस हिसाब से आपका 9th भी क्लियर हो जाएगा और 10th भी क्लियर हो जाएगा। यानी ये चीज़ें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है और बहुत ही चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि इस दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाबू दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटा जाता है। दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में इसको बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक जो संख्या है उसको शांत बोला जाता है और एक जो होता है अशांत बोला जाता है। एक जो संख्या होता है शांत बोला जाता है और दूसरे संख्या को अशांत कहा जाता है। फिर इस वीडियो में देखेंगे कि इस शांत को हम लोग ना अवसानी भी कहते हैं। इस शांत को हम लोग क्या कहते हैं? अवसानी भी बोलते हैं। अब आप कहीं भी पढ़े होंगे 10th में, ये चीजें आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई बताता है। इस शांत को हम लोग अवसानी भी बोल सकते हैं। इस शांत को हम लोग अवसानी भी बोल सकते हैं। और अशांत जो होता है अनवसानी कहलाता है। अशांत जो होता है क्या कहलाता है? अनवसानी कहलाता है। और जो शांत होता है आपका क्या कहलाता है? अवसानी कहलाता है। शांत के बाद अशांत को भी 2 भाग में बांटा जाता है। अशांत को भी कितनों भाग में बांटा जाता है? 2 भाग में। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है। एक होता है आवर्ती, यानी अशांत में एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती में यानी कि आवर्ती जो होता है इसको हम लोग अशांत आवर्ती भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं और इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं और अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा कि बताओ दशमलव प्रसार किस शांत है या अशांत है, कितने प्रकार का होता है, तो हर एक विद्यार्थी ज्यादातर के जो टीचर होते हैं यही चीज बताते हैं कि शांत होता है और अशांत होता है। लेकिन आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप ये चीजें जानेंगे कि इस शांत को भी दूसरा नाम से बोल सकते हैं और इस अशांत को भी दूसरे नाम से बोल सकते हैं। यानी जो शांत होता है इसको अवसानी बोलते हैं और अशांत जो होता है अनवसानी उसको बोला जाता है। तो आइए इस वीडियो के आगे हम लोग इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत बोलते हैं और किस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत नहीं अशांत बोला जाता है। यानी कि शांत उस दशमलव प्रसार को बोलेंगे जिसमें आपको शांत दिखाई देता है। जो दशमलव प्रसार आपको शांत दिखाई दे रहा है उसको हम लोग शांत बोलेंगे। और जिस दशमलव प्रसार में ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे या आपको उस दशमलव प्रसार में किसी के ऊपर बार दिखाई देता हो तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। यानी शांत और अशांत पहचानना बिल्कुल ही आसान है। यदि आपको शांत पहचानना है तो आपको देख लेना है कि उस दशमलव के किसी अंक के ऊपर या पूरे अंक के ऊपर बार का चिन्ह तो नहीं है या उसमें पॉइंट तो नहीं दिया है, बिंदु तो नहीं दिया है। यदि उसमें दिया है तो हो जाएगा अशांत। यदि उसमें ये बिंदु नहीं दिया हो और बार नहीं दिया हो तो हो जाएगा शांत। यानी शांत सिंपल है। आप 9th में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। जैसे 5/2 को दशमलव में बदलने के लिए तो 2 से 5 में भाग देते हैं हम लोग। 2 से क्या करते हैं? 5 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। 1 बचता है, दशमलव बैठाते 0 आता है, 2 बचे 10, यानी ये 2.5 हो गया। 2.5 हो गया यानी कि ये लास्ट में जाकर के क्या हो गया? कट हो गया। जब कट गया यानी कि इसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया, यानी शांत हो गया। इसके बाद इसका प्रसार नहीं हो रहा, यानी इसका फैलाव नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन जिसका दशमलव का प्रसार फैल रहा हो, जिसका दशमलव फैल रहा हो, उसका प्रसार हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है? अशांत है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेता हूँ 1/3 का। 1/3 का 3 से 1 में भाग लगाइए, भाग नहीं लगेगा।
आप डेसिमल बैठाएंगे 0 आएगा, 3 3 का 9 ले लेंगे, फिर 1 आएगा, 1 0 फ्री में मिलेगा, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 1, यानी कि इसी प्रकार आपको 0 मिलते रहेगा, 3 आते जाएगा, 0 मिलते रहेगा और क्या आएगा, 3 आते जाएगा। जब 3 आते जाएगा यानी कि इसका फैलाव रुक ही नहीं रहा है, इसका फैलाव जो है रुक ही नहीं रहा है। जब नहीं रुक रहा है तो ऐसे ही दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ऐसे ही दशमलव क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और ऐसे ही दशमलव को अशांत के साथ साथ हम लोग अनुअशानी भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 तरह के अशांत होता है। इसमें भी कितने तरह के अशांत होता है, 2 तरह का अशांत होता है। एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। आवर्ती बोलते हैं कि जो बार बार वही चीज रिपीट करता हो उसको आवर्ती बोलते हैं। और अनावर्ती बोला जाता है जो संख्या बार बार नहीं रिपीट करता हो, ठीक है ना, बल्कि वो एक्सपेंड कर रहा हो, फैल रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग अनावर्ती बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती। जैसे 3 एग्जाम्पल आप लोग के सामने मैं दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 0.123 डॉट 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 0.123 0.12112112 डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही प्रकार के दशमलव दिखाई दे रहा होगा। ये जो डॉट डॉट यदि आपको दिखाई दे और वही संख्या हो तो ये संख्या को हम लोग दशमलव इसका जो होगा इसको हम बोल सकते हैं क्या है, आवर्ती है। यानी 1 2 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यदि इस पर बार होगा तो उसको भी हम लोग बोलेंगे आवर्ती है। ये भी क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। लेकिन यदि आपको कोई संख्या एक्सपेंड कर रहा हो, फैलते हुए दिखाई दे रहा हो, जैसे यहाँ पे 1 बार आया है, फिर 1 2 बार आया है, फिर 1 3 बार आया है, तो इस संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये संख्या आपका क्या है, अनावर्ती कहलाएगा। यही संख्या क्या कहलाएगा, अनावर्ती। यानी कि अशांत में सिर्फ एक ही गो दशमलव प्रसार जो होता है वो आपका अनावर्ती कहलाता है। एक ही गो जो आपको उसमें संख्या कोई एक संख्या जो है, एक डिजिट जो है ना बढ़ते हुए दिखाई देगा, यानी फैलते हुए दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे 1.23233333, देखिए 3 कितना बार फैल रहा है। जब 3 फैल रहा है ना तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, अनावर्ती है। और एक चीज और इसमें बताया जाएगा, एक चीज और इसमें बता रहा हूं कि यहाँ पे जो अशांत होता है और जो शांत होता है, जो अशांत होता है और जो शांत होता है ना, ये शांत को हम लोग परिमेय भी बोल सकते हैं। शांत को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय भी बोल सकते हैं। शांत को क्या बोल सकते हैं, परिमेय भी बोल सकते हैं। लेकिन अशांत में टोटल परिमेय नहीं हो सकता है, सबको हम लोग परिमेय नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही गो संख्या होता है, एक ही गो होता है जो परिमेय होता है, वो होता है आवर्ती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। लेकिन ये वाला आपका परिमेय नहीं, अपरिमेय कहलाएगा। ये वाला परिमेय नहीं, क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है ना अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, शांत, अशानी या अनावर्ती। या ऐसे बोल सकते हैं शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो होता है ना अपरिमेय कहलाता है। बाकी जितने भी प्रकार के दशमलव प्रसार होता है वो सभी के सभी दशमलव प्रसार आपका क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। और जितने भी दशमलव प्रसार शांत होंगे और अनावर्ती को छोड़ के आवर्ती और शांत को हम लोग क्या बोलेंगे, तो परिमेय बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यदि इसको हम लोग परिमेय बोल सकते हैं, यदि हम लोग इसको परिमेय बोल सकते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई संख्या परिमेय है तो परिमेय को p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या इस दशमलव को यानी शांत को और अशांत आवर्ती को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल इस वीडियो के अंत में हो सकता है मैं आप लोग को बताऊंगा भी कि किस प्रकार किसी दशमलव प्रसार यदि शांत है या अशांत आवर्ती ही है तो उसको किस प्रकार हम लोग बटे के रूप में यानी कि p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यही जानेंगे कि जो शांत होता है परिमेय होता है और जो अशांत होता है उसमें का आवर्ती परिमेय होता है और अनावर्ती क्या हो गया, अपरिमेय कहलाएगा।
अनावर्ती क्या होगा? अपरिमेय कहलाएगा। आप सबको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं। मैं आपके लिए, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं और हमेशा प्रयास हमारा रहता है कि सरल से सरल और आसान से आसान भाषा में आपको बताया जाए, ताकि इसका अच्छे से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को फिर नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करते हैं इससे संबंधित कि कौन सी संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, किसको अवसानी बोलेंगे, किसको अनवसानी बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार लिखना है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार लिखना है। अब ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार हमने क्या बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक शांत होता है और क्या होता है, एक अशांत होता है। तो जो शांत वाला है, यानी जिसमें डॉट डॉट नहीं दिखाई दे आपको, और जिसके डिजिट पर बार का चिन्ह नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो सबसे पहले उस संख्या को देखना है जिसमें डॉट डॉट आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। तो ये हमारा डॉट इसमें नहीं है, क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ पे गलती हुआ है, गलती नहीं है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत। उसके बाद ध्यान दीजिए, इधर भी क्या है आपका, शांत होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें डॉट डॉट नहीं हो और बार का चिन्ह नहीं हो। जिसमें डॉट डॉट और बार का चिन्ह नहीं रहेगा तो संख्या हमारा क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। इस पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि शांत को हम लोग अवसानी भी तो बोल सकते हैं, अवसानी भी बोल सकते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, अवसानी के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, अवसानी के नाम से। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अवसानी के नाम से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच गया क्या, अशांत बच गया। अब अशांत में दो तरह के अशांत होता है, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। अनावर्ती में हमने बताया था कि अनावर्ती उसको बोलेंगे जो कोई एक डिजिट अगले बार आए तो बढ़ते हुए दिखाई दे, तो उसको हम लोग अनावर्ती बोलेंगे। यानी वो जो संख्या कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो वैसा हम संख्या को ढूंढेंगे जो बढ़ते हुए दिखाई दे। कहीं भी इस संख्या में नहीं दिखाई दे रहा बढ़ते हुए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कहीं हो सकता है नेक्स्ट में हो, नेक्स्ट में हो। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार आया है, फिर कितना बार आया है, 2 बार, फिर कितना बार आया है, 3 बार। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, अनावर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनावर्ती। यानी अशांत है, लेकिन ये किस प्रकार का अशांत है, अनावर्ती है। किस प्रकार का है, अनावर्ती है। यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, देखिए 1 बार 3 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो ये भी क्या होगा, अशांत अनावर्ती कहलाएगा। अशांत अनावर्ती कहलाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती। यानी कि हम लोग इसको अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएगा 4 बार आएगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। इसके बाद क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अब इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं। यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, उसके बाद 1 2 3 4 आ रहा है, जिसके बाद 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 1 2 3 5 आएगा। यानी एक्सपेंड हो रहा है, एक एक डिजिट एक्सपेंड हो रहा है। 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है। यानी कि ये भी आपका क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती कहलाएगा। अशांत अनावर्ती कहलाएगा। बाकी ध्यान दीजिए, ये 1 2 3, फिर 1 2 3 ही आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, लेकिन ये आवर्ती कहलाएगा। अनावर्ती नहीं, आवर्ती कहलाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 पर बार है, तो बार रहेगा तो क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, आवर्ती। इस पर भी बार है, ये भी क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवर्ती।
ये भी आपका क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। पीछे देखते हैं, बाकी ये भी क्या हो जाएगा, आवर्ती। ये भी आपका आवर्ती, ये भी आवर्ती, ये भी आवर्ती, ये भी आवर्ती, ये भी आवर्ती, ठीक ना। ये भी आवर्ती, ये भी आवर्ती, ये भी आवर्ती, ये भी और ये भी, बाकी सब के सब क्या होगा, आवर्ती होगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। उन लोगों को पहचानने नहीं आता है कौन सी जो संख्या है वो आवर्ती होगा, कौन अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है ना। किसको शांत बोलेंगे, किसको अशांत बोलेंगे, किसको हम लोग परमेय बोलते हैं और किसको अपरमेय बोलते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक ना। इसमें क्या है, तो इसमें है कि यदि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, तो शांत तभी हो सकता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी संख्या हो, उस संख्या के कोई भी परिमेय संख्या हो, और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो p बटा q के रूप में q जो है यानी कि अभाज्य संख्या, सॉरी p बटा q हो गया, यहाँ पे q यानी हर जो हो गया, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आना चाहिए, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यदि इन दोनों के अलावा और कोई भी संख्या आ रहा है उसके गुणनखंड में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो जो होगा क्या कहलाएगा, शांत नहीं होगा, यानी कि वो तुम्हारा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 बटा 10, 10 का गुणनखंड निकालेंगे, 10 का 5 बटा 10 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 10 का गुणनखंड में क्या मिलेगा, 10 के गुणनखंड में क्या मिलेगा, 2 गुणे 5। इसके गुणनखंड में क्या आ गया, 2 और 5 आ गया। जब 2 और 5 आ गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी इसको हम लोग शांत बोलेंगे। शांत तभी बोलेंगे जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, या तो फिर 2 हो या तो सिर्फ क्या हो, 5 हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम लोग शांत बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसको शांत कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 3 को 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 को 2 मिलेगा। अब 3 को 2 को हम लोग 2 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। हमने क्या बताया, यदि आपके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 आए तभी होगा, 5 आएगा तब भी होगा, या 2 और 5 दोनों आएगा तब भी उसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, शांत होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये क्या कहलाएगा बाबू, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। यहाँ देखो कौ को 5 आ जाएगा, 3 को 5 आ रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 16 पचे 80, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 2 मिल जाएगा, और 2 मिल गया और क्या मिल गया, 5 मिल गया, इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 11 और 5 आएगा, तो 5 तो मिला, लेकिन 5 के अलावा आपके पास यहाँ पे क्या है, 11 है, इसीलिए आपका दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। इसीलिए इसको, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट को ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 343 है, यहाँ पे क्या है, 343 है, तो 343 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 के पहरे में शायद आ जाएगा। देखिए 343, पहले 29 से कटाते हैं, 29 से कटेगा तो नहीं ना, नहीं, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। ये क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड में, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर 8 आ गया, ये भी आपका क्या होगा,
इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन ये 11 पचे 55 ये शांत नहीं हो सकता है। यहाँ पे 10 पचे 50, 10 पचे 50, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 गुणे 5, और फिर 10 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी 2 पचे 10, 10 पचे 50, यानी 2 2 5 मिला, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। इसीलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, शांत बोल सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन उसके अलावा क्या आ गया, शांत आ गया, सॉरी इसके अलावा क्या आ गया, 7 के पावर 5 आ गया, इसीलिए शांत नहीं क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। इसीलिए क्या कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, कैसे किसी भी दशमलव को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है और मुझे कहीं जाना भी है, इसीलिए मैं इसको यहीं तक समाप्त करता हूँ, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फिर यानी कि लास्ट एक लेक्चर अपलोड होगा, जिस लेक्चर का नाम होगा 7वां लेक्चर, ठीक ना। उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा कि सर आपने जो भी चीज़ें पढ़ाया है उसके हिसाब से सवाल हमारा नहीं बन रहा है। आपको जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उससे कई गुना मैं क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ अपने चैनल पर, और बता भी दिया हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो भी बुक है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, यदि आप हमारे चैनल पर बने हैं। 1-2 क्वेश्चन छूटा है, उस क्वेश्चन को जब लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे ना तो उसमें भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप सबको आखिरी बार बोलना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लड़के हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।